6:47 में स्लिप काटी है और 3 मिनट बाद ये ब्लास्ट। बहुत बड़ी बात है। शाम को तो एम्बुलेंस भी हमको दे नहीं रहे थे, जब हमने परेशान करा, हंगामा किया और 100 नंबर को कॉल किया, उसके बाद एक भय का माहौल है, देश की राजधानी में है। देश की राजधानी में यूं इस तरह से ब्लास्ट होना अपने आप में बहुत सवालों को जन्म देता। सरकार ने कई जगह कहा था कि अगर देश पर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसको युद्ध माना जाएगा। ये पहला देश है जहां पे युद्ध हो रहा है, मगर प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे सुबह निकल गए हैं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो डॉक्टर लोगों की जान बचाने की शपथ लेते हैं, वही डॉक्टर बेकसूरों की जान लेने की साजिश रच रहे थे। जिन्हें भगवान समझा जाता है, उनके कमरों में मौत बांटने का सामान तैयार हो रहा था। हर बार कट्टरपंथी जाहिल नहीं होता, कई बार डिग्रीधारी भी होता है। आज दिल्ली धमाके पर बात करेंगे। क्या ये एक किस्म का पैनिक ब्लास्ट था? साथियों की गिरफ्तारी के बाद पकड़े जाने के डर से जल्दबाजी में किया गया धमाका? क्या जांच एजेंसियां धमाके के पहले से I-20 चला रहे डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी की तलाश कर रही थी? वो महिला डॉक्टर प्रोफेसर कौन है जिसे इस मॉड्यूल की एक अहम कड़ी माना जा रहा है? कैसे एक DNA टेस्ट इस केस में सबसे बड़ा सबूत बन सकता है? पढ़े लिखे आतंकवादियों वाले व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की उपज कहां से हो रही है? और सबसे आखिर में सबसे जरूरी सवाल, इस सुरक्षा चूक की जवाबदेही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की है, वो क्या कर रही है? नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। दिल्ली कार धमाके के मद्देनजर आज यानी 11 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की। उन्होंने गृह सचिव, IB डायरेक्टर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, NIA के DG और जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP से जांच के अपडेट लिए और निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने UAPA की धाराओं में केस दर्ज किया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक घटना के आतंकी हमला होने की पुष्टि अभी नहीं की गई है। मामले की जाँच NIA को सौंप दी गई है और सारे सबूत जुटाए जा रहे हैं। दो बड़े रिएक्शन और आए। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भूटान के चौथे राजा के 70वें जन्मदिन पर 2 दिन की यात्रा पर पड़ोसी देश पहुंचे हैं। और दूसरा, दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। दोनों ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री के विदेश जाने पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री तो भूटान चले गए, लेकिन जो चिंता और भय का माहौल पूरे देश में उपज रहा है, देश के मन में बहुत सवाल हैं। उन सवालों के जवाब जब तक नहीं मिल जाते, अब ये ब्लास्ट क्या था, किसने कराया, एक्चुअली क्या है ये, जब तक सरकार ये हमें नहीं बताती तब तक इस पर कोई टिप्पणी करना वाजिब नहीं होगा। बहरहाल एक भय का माहौल है, देश की राजधानी में है। देश की राजधानी में यूं इस तरह से ब्लास्ट होना अपने आप में बहुत सवालों को जन्म देता। जब मंत्री मुख्यमंत्री जाते हैं तो अच्छे साथ साथ एम्बुलेंस चलती है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो खूब एम्बुलेंस वहां पे लगाई जाती है। तो एम्बुलेंस की कम से कम एम्बुलेंस जो है, एक मृत शरीर को एम्बुलेंस मिल जाए, ये हमारी सरकार से प्रार्थना है। हम लोग घायलों से मिले, डॉक्टरों से हमने बात की, घायलों का इलाज चल रहा है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द जो है स्वस्थ होके आए। सरकार का मैंने सुना था, सरकार ने कई जगह कहा था कि अगर देश पर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसको युद्ध माना जाएगा। मगर ये पहला देश है जहां पे युद्ध हो रहा है, मगर प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे सुबह निकल गए हैं। कुल जमा बात, अभी तक भले ही आधिकारिक तौर पर धमाके को आतंकी हमला नहीं कहा गया, लेकिन जिन एंगल्स पर जांच हो रही है, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां आ रही हैं, जो धरपकड़ की जा रही है, उससे ये लगता है कि जांच आतंकी हमले की दिशा में ही बढ़ रही है। मसलन
एक दिन पहले फरीदाबाद से आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार 4 लोगों में से 2 डॉक्टर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से हैं। मंगलवार को फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी यूनिवर्सिटी से 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। बाकी स्टाफ से भी पूछताछ हो रही है। जम्मू कश्मीर के सभी मेडिकल कॉलेज में सर्कुलर जारी किया गया है। जांच एजेंसियों को रेडिकलाइजेशन की कड़ी मिली है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले मौलवी इरफान का नाम सामने आया है, जो पहले पैरामेडिक्स में हुआ करता था। दिल्ली धमाके के तार जुड़ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी से। आपने उस i20 कार के सीसीटीवी फुटेज को देख ही लिया होगा जिसमें धमाका हुआ। इस गाड़ी की भी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात उमर नबी की, जो कई मौकों पर इस गाड़ी में बैठा नजर आया। जांच एजेंसियों को शक है कि उमर के तार फरीदाबाद दिल्ली टेरर मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। यानी दिल्ली धमाके से ठीक पहले हरियाणा, यूपी, गुजरात और जम्मू कश्मीर से जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो विस्फोटक बरामद हुए, उमर इसी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। कौन है डॉक्टर उमर नबी? पुलवामा का रहने वाला। श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से उसने 2017 में एमबीबीएस की डिग्री ली। डॉक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया, पहले अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में, फिर फरीदाबाद के अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर में। इसी मेडिकल कॉलेज में एक और आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल शकील भी काम करता था, जिसे पहले गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उस तक कैसे पहुंची, इसकी भी एक कहानी है। पिछले महीने जम्मू पुलिस को श्रीनगर के बाहरी हिस्सों में जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर मिले, जहां से पता चला कि ये पोस्टर एक डॉक्टर ने लगाए, जहां से मुजम्मिल का नाम सामने आया। उसे फरीदाबाद से उठाया गया। एक और संदिग्ध डॉक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस के हत्थे चढ़ा। डॉक्टर आदिल मजीद राठर, कुलगाम का रहने वाला, यूपी के सहारनपुर में पोस्टेड, उसे भी गिरफ्तार किया गया। 10 नवंबर को एक और गिरफ्तारी हुई अल फलाह मेडिकल कॉलेज से ही, महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद की, जिसकी गाड़ी से असॉल्ट राइफल मिली। शाहीन के बारे में कुछ और जानकारियां भी आई, मसलन वो लगातार जैश के संपर्क में थी, उसे जैश की महिला विंग के लिए रिक्रूटमेंट का जिम्मा मिला। लेकिन जैश के लिए रिक्रूटमेंट से पहले भी उसका एक रिक्रूटमेंट हुआ साल 2006 में, जब उसने यूपीपीएससी की मेडिकल परीक्षा पास की। फिर कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया। 2009 में कन्नौज में काम किया, फिर लखनऊ में। 2013 से वो बिना परमिशन छुट्टियों पर जाने लगी। आखिरकार 2021 में राज्य सरकार ने तमाम नोटिस के बाद उसे नौकरी से हटा दिया। मंगलवार को शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के लखनऊ स्थित ठिकानों पर भी छापा मारा गया। गिरफ्तार किए गए 4 संदिग्धों की बात करें तो उनकी निशानदेही से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव और हथियार बरामद हुए, करीब 3000 किलो तक। इसमें 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी था। इन्हीं संदिग्धों से पूछताछ में डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी का नाम सामने आया, जिसके बारे में 2 थ्योरी चल रही हैं। या तो वो धमाके से ठीक पहले कार छोड़कर कहीं भाग गया, या फिर फिदायीन हमले में उसकी भी जान चली गई। कंफर्मेशन के लिए उसकी मां का डीएनए सैंपल लिया गया है, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण यानी कि एलएनजेपी अस्पताल में मौजूद उन शवों के डीएनए से मिलाया जाएगा जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस तरह से फरीदाबाद दिल्ली टेरर मॉड्यूल के कुल 4 बड़े किरदार अब तक सामने आए हैं। डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल राठर और डॉक्टर शाहीन शाहिद। और क्योंकि ये सभी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, इसलिए इस मॉडल को व्हाइट कॉलर मॉड्यूल भी कहा जा रहा है। ये भी अपने आप में विरोधाभास है कि जिन डॉक्टरों पर लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी है, वही निर्दोष लोगों को मारने की साजिश रच रहे हैं। कई बेकसूरों की उन्होंने जान भी ले ली। डिफेंस की खबरों पर नजर रखने वाले पत्रकारों के मुताबिक एजेंसियों को पता चला कि बॉर्डर पार बैठे आतंकी सरगनाओं ने अब अपनी रणनीति बदली है। मसलन खुद को एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्कल से जोड़ा, संपर्क बनाने के लिए इंक्रिप्टेड चैनल्स का इस्तेमाल किया, धार्मिक और सामाजिक कामकाज के नाम पर फंड इकट्ठा किया और फंड ट्रांसफर के लिए अलग अलग चैनल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस जांच में बार बार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और इसकी लैब का भी जिक्र आया। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इस लैब का इस्तेमाल केमिकल एक्सप्लोसिव सिंथेसाइज करने में हो रहा था। फरीदाबाद जिले के धौज में है अल फलाह यूनिवर्सिटी। रिपोर्ट के मुताबिक 70 एकड़ में फैली इस यूनिवर्सिटी का ताल्लुक अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से है। स्थापना 2006 में हुई, 2015 में यूजीसी से मान्यता मिली, 2019 में एनएमसी की मंजूरी मिलने के बाद यहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हुई। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड पर मौजूद हमारे साथी विकास वर्मा। यहाँ पर जैसा कि स्थानीय लोग धौज के रहने वाले हैं, वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है और डॉक्टर मुजम्मिल इमरजेंसी सर्विसेज में और ख़ास तौर पर रात की उसकी शिफ्ट होती थी। कई लोगों का वास्ता पड़ा है, इलाज के लिए जो लोग रात में जाते थे उनका वास्ता पड़ा है डॉक्टर मुजम्मिल से। और आप देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पर मीडिया के लिए पूरी तरह से एंट्री बंद कर दी गई है। यहाँ पर 1.5 घंटे तक रेड चली है। उस चंडीगढ़ से जो टीम आई थी उसने करीब 1.5 घंटे यहाँ पर अंदर जांच की। अंदर क्या हुआ फिलहाल पुलिस ने इसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन इन सब के बीच में सबसे अहम चीज ये है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। अब बात उस गाड़ी की जिसमें धमाका हुआ। सफेद रंग की हुंडई की i20 कार, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर HR26CE
7674। कार 2013 मॉडल की है, गुरुग्राम में 2014 में रजिस्टर हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कागज पर गाड़ी के ओनर का नाम मोहम्मद सलमान गुरुग्राम में रहते थे। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उन्होंने ये कार 1.5 साल पहले ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेची। इसके बाद देवेंद्र ने ये कार अंबाला के एक व्यक्ति को बेची। कई रिपोर्ट्स में उस व्यक्ति का नाम नदीम बताया जा रहा है। उसके बाद ये कार पुलवामा में ATM गार्ड तारिक मलिक ने खरीदी। तारिक ने ये कार पुलवामा के आमिर राशिद को दी। पुलिस ने तारिक और आमिर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आमिर राशिद ने कार उमर नबी को सौंपी, ऐसा बताया जा रहा है। धमाके के बाद जांच एजेंसियों ने यह भी पता लगाया कि ये कार दिल्ली कैसे पहुंची। 100 से ज्यादा CCTV कैमरे खंगाले गए। पता चला कि 10 नवंबर की सुबह कार फरीदाबाद में खड़ी थी। सुबह 7:30 बजे एशियन मेडिकल कॉलेज के बाहर और फिर वहां से 8:04 पर कार बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली एंटर करती है। 8:20 पर ओखला के पेट्रोल पंप पर नजर आई। दोपहर करीब 3:19 पर कार को लाल किले के पास पार्किंग में जाते देखा गया। शाम 6:22 पर यानी 3 घंटे बाद कार पार्किंग से निकलते हुए देखी गई। इसके बाद कार को दरियागंज, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद के पास भी स्पॉट किया गया। 6:52 पर कार लाल किले के पास एक रेड लाइट पर धीमे धीमे बढ़ रही थी, तभी उसमें धमाका हो गया। इस पूरी कहानी में 2 किरदार और सामने आ रहे हैं। पहला मौलवी इरफान और दूसरा डॉक्टर सज्जाद अहमद माला। दोनों का संबंध उमर नबी से बताया जा रहा है। एजेंसियों ने शिकंजा भी कसा है। जानकारी के मुताबिक उमर के पिता को भी हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर में कार की ओनरशिप को लेकर भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। हिरासत में लिए कुछ लोगों के घर वालों ने उन्हें बेकसूर बताया। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं साथी पत्रकारों के पास। वाइट कॉलर टेरर इसको कहा जा रहा है, तो कौन इनके पीछे था, किसने इतना जबरदस्त जो है इंडोक्ट्रिनेशन किया है? तो मौलवी इरफान हमारे सुदूर पुलिस में कह रहे हैं कि उसका बहुत बड़ा हाथ इसमें है और काफी समय से वो इन लोगों के साथ कनेक्शन में था। एक मौलवी है, एक मस्जिद है यहाँ नौगाम इलाके में, लेकिन असली रहने वाला वो शुपियन का है। 19-20 के बीच में उसको गिरफ्तार किया गया है अक्टूबर, और तब से उसकी पूछताछ चल रही थी। और फरीदाबाद में ही जो कॉन्स्पिरेसी थी, चाहे एक्सप्लोजिव्स की बात करें, क्योंकि 2900 किलो कोई कम एक्सप्लोजिव नहीं है। अमोनियम नाइट्रेट अगर वो यूज हो जाए तो बहुत भयंकर तबाही हो सकती है, तो वो वहां स्टोर किया गया था। और अभी आगे आप और भी देखेंगे वहां लिंकेजेस जरूर होंगे, क्योंकि 3 से 4 साल से वो डॉक्टर उमर की बात करें, डॉक्टर आपका मुजम्मिल, सभी लोग वहां काम कर रहे थे, तो और भी लोग उनके कनेक्शन में होंगे। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में तो ऑलरेडी जो पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंसीज हैं या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, वो पूछताछ कर रहे हैं, चाहे उनके VC हो या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या फैकल्टी, तो उनसे पूछताछ चली रही है। तो वहां साफ तौर पे सारी जो कॉन्स्पिरेसी की जो तारें हैं वहां जाके जुड़ती हैं। यह है अब तक की पूरी कहानी। अब बात करते हैं जो ना चाहते हुए भी इसका हिस्सा बने, जो इस कहानी के विक्टिम है, यानी जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई। इनमें कोई बस कंडक्टर था, तो कोई कैब ड्राइवर, कोई दुकान चलाता था। अब तक 4 ही मृतकों की पहचान हो पाई है। पंकज सहनी, दिल्ली, 22 साल के इस लड़के ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की थी, कैब ड्राइवर के तौर पर काम कर रहे थे। दूसरे विक्टिम दिनेश मिश्र, दिल्ली के 32 साल के दिनेश चांदनी चौक में एक साड़ी सलवार की दुकान चलाते थे। तीसरे विक्टिम अशोक कुमार, अमरोहा के रहने वाले 34 साल के अशोक एक क्लस्टर बस में कंडक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। यूपी से दिल्ली परिवार का पेट पालने आए थे। और चौथे 23 साल के शामली के रहने वाले नोमान, दिल्ली में कुछ खरीदारी के लिए आए थे, अपने परिवार में अकेले कमाने वाले थे। इसके अलावा बाकी 9 मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। 11 नवंबर की शाम 2 और शव मिले। इनमें से एक पेड़ पर था, यानी आप समझ सकते हैं कि धमाके की भयावहता क्या थी। अब बचते हैं कुछ सवाल जिनके जवाब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को देने चाहिए। इतना भीषण धमाका राजधानी दिल्ली में कैसे हुआ? इतनी भीड़भाड़ वाली जगह पर संदिग्ध गतिविधियां कैसे चलती रहीं? अगर गाड़ी में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद था तो इसे छिपाया कैसे गया? पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी? इस पूरे टेरर मॉड्यूल को फंडिंग कहां से मिल रही थी? ये सारे सवाल हैं। वैसे कुछ सवालों के जवाब जांच एजेंसियों के सूत्रों के जरिए मिले भी हैं, जैसे अल-फलाह के अपने साथियों की गिरफ्तारी से शायद उमर घबरा गया। सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली तक पहुंच गईं। इसी संबंध में एक रेडिट यूजर की पोस्ट भी वायरल हो रही है। हमले से कुछ घंटे पहले इसमें लाल किले इलाके में पुलिस गतिविधियां तेज होने की बात कही गई। बताया जा रहा है कि एजेंसियां उमर तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन आखिर में धमाका हो गया। कई सिक्योरिटी एनालिस्ट ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि यह धमाका शायद एक पैनिक अटैक था, यानी हमला कहीं और करना था, लेकिन उमर ने पकड़े जाने की घबराहट में कहीं और कर दिया। मामले पर अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। ये अटकलें ज्यादा हैं, अलग अलग सूत्र, अलग अलग हवाले। जो भी अपडेट आएंगे हम आपको देते रहेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। बात बिहार चुनाव की। दूसरे चरण का मतदान पूरा हो गया 11 नवंबर को। बिहार चुनाव में दूसरे और आखिरी चरण के इस मतदान के आंकड़े क्या हैं और अब तक के एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं?
कुछ प्रमुख एग्जिट पोल्स के मुताबिक एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है, जिसमें से दैनिक भास्कर के मुताबिक एनडीए को 145 से 160 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, वहीं महागठबंधन को 73 से 91 सीटें। जेवीसी के मुताबिक 135 से 150 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं और महागठबंधन को 88 से 103 सीटें मिल सकती हैं। ध्यान रहे कि 243 की पूरी असेंबली है। मैट्रिक्स के मुताबिक एनडीए को 147 से 167 सीटें, वहीं महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं। पी मार्क का जो सर्वे वो 142 162 सीटें एनडीए के खाते में दे रहा है और 80 से 98 सीटें वो महागठबंधन के लिए रखता है। पीपल्स इनसाइट के मुताबिक 133 से 148 सीटें एनडीए के खाते में और महागठबंधन को 187 से 102 सीटें मिल सकती हैं। तो ये कुछ प्रमुख सर्वे हैं। पोल्स की बात यानी कि सबका इनका एवरेज निकाला जाए तो 148 सीटें एनडीए के आ सकती हैं एनडीए के पास और महागठबंधन को 88 सीटें मिल सकती हैं। इसके मुताबिक जनसुराज पार्टी को कहीं 3 तो कहीं 4 सीटें मैक्सिमम बताई जा रही हैं और अदर्स यानी कि जो अन्य निर्दलीय हैं उनको 2 से 8 सीटें के मुताबिक मिल सकती हैं। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 67.14% वोटिंग हुई और उसके बाद के आंकड़े आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस बार पहले चरण की अपेक्षा ज्यादा वोट पड़े। 6 नवंबर को पहले फेज में 64.66% वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में किशनगंज में सबसे ज्यादा 76.26% वोटिंग हुई और सबसे कम नवादा में 53.17%। दूसरे चरण में 12 मंत्रियों समेत कुल 1302 कैंडिडेट मैदान में हैं। दोनों चरण की वोटिंग परसेंटेज के बाद नेतागण जीत के दावे कर रहे हैं। मसलन केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी दूसरे चरण की 122 सीटों में एनडीए की 80 सीटों पर जीतने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में वापसी की उम्मीद जता रहे हैं। बिहार में किसकी बनेगी सरकार? क्या नीतीश पर एक बार फिर जनता करेगी भरोसा या महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव शपथ लेंगे? 14 नवंबर को सब पता लग जाएगा। सुबह ललन टॉप की टीम 7 बजे से लाइव रहेगी। 38 जिलों की 243 विधानसभा सीटों का एक सीट का हम आपको लाइव अपडेट बताएंगे, क्योंकि ललन टॉप के रिपोर्टर्स हर जिले में पहुंचे हैं, हर विधानसभा के बारे में जानकारी जुटाई है। इसलिए 14 नवंबर को आपको सिर्फ ललन टॉप को ट्यून इन करना है। बिना किसी हो हल्ले के एक सीट का आपको हाल बताएंगे और एक्चुअल लाइव अपडेट्स बताएंगे। एक्चुअल इसलिए क्योंकि कई जगहों पर पोस्टल बैलेट बाद में खुलते हैं और आपके सामने टैली पर नंबर पहले चमकने लगते हैं। इसलिए आप ललन टॉप पर बने रहिएगा। आज का शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और उम्मीद करिए कि जिन पर हम सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी है, ऐसी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां भी अपना काम मुस्तैदी से कर रही होंगी। शुभ रात्रि।